अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब है 531 उसमें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और आपको पहले भी बताया गया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपके पास एक अननोन सब्सटेंस होता है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं बाय डूइंग डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप करेंगे वो डिफरेंट सॉल्ट्स के मिक्सचर जो आपको दिए जाएंगे उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। जो मिक्सचर आपको प्रोवाइड किया जाता है वो 3 सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्ट हमें पता है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट है या जिसे आप कैटाइन भी कहते हैं वो बेस की तरफ से आता है। जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें तो उसके अंदर जो सोडियम आयन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ से आ रहा है और जो क्लोराइड आयन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरफ से आ रहा है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होते हैं सॉल्ट के वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं और जो नेगेटिव पार्ट हैं वो एसिडिक रेडिकल्स कहलाते हैं। बेसिक रेडिकल्स को आप कैटाइंस भी कह सकते हैं और एसिडिक रेडिकल्स को आप एनाइंस भी कह सकते हैं। जो मिक्सचर आपके पास होगा उसके अंदर 3 सॉल्ट्स आपको मिक्स करके दिए जाते हैं। इसकी वजह से उसके अंदर 3 कैटाइंस और 3 एनाइंस या 3 एसिडिक रेडिकल और 3 बेसिक रेडिकल्स मौजूद होते हैं। तो जो मिक्सचर के आप एनालिसिस करेंगे क्वालिटेटिवली उसमें सबसे पहले आप उसको प्रिलिमिनरी टेस्ट के ज़रिए एनालाइज करते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होंगे कि आप इनिशियली उस सॉल्ट को जज करते हैं कि उसमें आपको कुछ हिंट मिल जाती है कि कौन कौन से रेडिकल्स मौजूद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपके पास स्टेट, कलर, ओडर, सॉलिबिलिटी, फ्लेम टेस्ट और ड्राई टेस्ट हैं। इनको इनिशियली इसलिए किया जाता है, इससे हमें कुछ हिंट्स मिल जाती हैं बिफोर स्टार्टिंग दी सिस्टमैटिक एनालिसिस। आप जब डिटेल एनालिसिस करने से पहले कुछ इनिशियल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको कुछ रेडिकल्स की हिंट मिल जाए और आप उन रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं कि उनको लाजमी आपने एनालाइज करना है। ठीक है, तो जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है उसमें सबसे पहले आता है स्टेट, यानी कि जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसमें सबसे पहले आप उसकी स्टेट देखते हैं कि वो किस स्टेट में मौजूद है। स्टेट में 3 तरह की स्टेट हो सकती हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट, एमॉर्फस स्टेट और हाइग्रोस्कोपिक। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। क्रिस्टलाइन कुछ इस तरह से जिसके क्रिस्टल्स आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। एमॉर्फस में आपके पास जो मिक्सचर है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है। और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो सॉल्ट्स जो कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनके अंदर मॉइस्चर होने की वजह से वो थोड़े से वेट हो जाते हैं या उनके अंदर लम्प्स बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फेरिक क्लोराइड के अंदर बने हुए हैं। तो इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं वो फिर हाइग्रोस्कोपिक कहलाते हैं। तो अगर हम आपको 2 सॉल्ट्स को मिक्स करके दे रहे हैं तो हो सकता है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट की वजह से आपको ओवरऑल पूरा मिक्सचर हाइग्रोस्कोपिक लग रहा हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक हो। तो इसका क्या मतलब है कि उस मिक्सचर के अंदर नाइट्रेट, एसीटेट या क्लोराइड हो सकता है अगर तो वो थोड़ा सा भी वेट है या हाइग्रोस्कोपिक है। लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है तो इसका मतलब उसके अंदर ये रेडिकल्स तो मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डेफिनेट कंक्लूजन आप उससे नहीं कर सकते, यानी कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में आपके पास कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता। लेकिन जब आपका मिक्सचर हाइग्रोस्कोपिक है तब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रेट, एसीटेट या क्लोराइड में से कुछ मौजूद हो सकता है। ठीक है, फिर आप इनकी जो है वो सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं और इनकी सीटीज परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट इज़ कलर। मिक्सचर के कलर को देख के आप क्या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मिक्सचर के कलर को देख के आपको बेसिक रेडिकल्स के बारे में कुछ हिंट मिल जाती है, क्योंकि बेसिक रेडिकल्स जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं, हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट जिंक एंड कैडमियम। तो अगर आपके मिक्सचर में कोई कलर रेडिकल मौजूद है उसके कलर के ज़रिए आप उसकी बारे में हिंट हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मिक्सचर बिल्कुल कलरलेस है या वाइट है तो इसका मतलब जितने भी कलर्ड रेडिकल्स हैं जो कि ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे एब्सेंट होने की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये सारे आपके मिक्सचर में फिर नहीं होंगे अगर आपका मिक्सचर प्योर वाइट है। ठीक है, उसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं है। और अगर वो प्योर वाइट है तो फिर कौन से रेडिकल्स होने के चांसेस हैं,
ये जो सेकंड लाइन में लिखे हुए हैं ये रेडिकल्स होने के चांसेस हैं, जिसके अंदर कैल्शियम +2, बेरियम +2, स्ट्रोंशियम +2, लेड +2, अमोनियम, जिंक +2, बिस्मथ +3, एल्युमिनियम +3 और कैडमियम +2 शामिल हैं। ठीक है, तो जब कलरलेस मिक्सचर होता है तो आप ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये वाले रेडिकल्स हो सकते हैं और कलर रेडिकल्स एब्सेंट हैं। ठीक है, फिर अगर आपका मिक्सचर कलर्ड है तो वो कौन से कलर शो कर रहा है? हो सकता है वो सिर्फ एक कलर शो करे, हो सकता है वो दो कलर्स का मिक्स होके कोई तीसरा कलर शो करे। तो आपको उसमें पहचानना होता है कि कौन कौन से कलर उसके अंदर मौजूद हैं। कुछ ऐसे रेडिकल्स हैं जो एक से ज़्यादा कलर शो करते हैं, जैसे कि कोबाल्ट +2 और कॉपर +2। कोबाल्ट आपके पास ब्लू कलर भी शो करता है और कोबाल्ट आपके पास पिंक या पर्पल कलर भी शो करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा एसिडिक रेडिकल लगा हुआ है। जो एसिडिक रेडिकल होगा उसके हिसाब से ये अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट क्लोराइड जो है वो आपके पास ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब कोबाल्ट क्लोराइड वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर वो पिंक कलर शो कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आपके पास ब्लू कलर भी शो कर रहा होता है। ठीक है, और कॉपर आपके पास सी ग्रीन कलर भी शो कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि इसके साथ कौन सा एसिडिक रेडिकल लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर ग्रीन कलर की बात करें तो आपके पास जैसे कॉपर +2 सी ग्रीन कलर शो कर रहा है, इसी तरीके से आपके पास डार्क ग्रीन या ग्रेइश ग्रीन कलर का मिक्सचर भी हो सकता है और एप्पल ग्रीन कलर का मिक्सचर भी हो सकता है। तो अगर डार्क ग्रीन या ग्रेइश ग्रीन कलर का मिक्सचर है तो वो क्रोमियम +3 की प्रेजेंस शो कर रहा होता है, और अगर एप्पल ग्रीन या ब्राइट ग्रीन कलर का आपके पास मिक्सचर है तो वो निकल +2 की प्रेजेंस शो कर रहा होता है। इसी तरीके से आयरन की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, दोनों के अलग अलग कलर हैं। अगर Fe+2 होगा तो वो पेल ग्रीन या बहुत ही लाइट सा ग्रीन कलर शो कर रहा होगा, लेकिन अगर Fe+3 है तो वो ब्राउन या येलो कलर शो कर रहा होगा। इसी तरीके से जो पिंक कलर है वो दो रेडिकल्स का हो सकता है, कोबाल्ट +2 का भी हो सकता है और मैग्नीज +2 का भी हो सकता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि मैग्नीज +2 बहुत ही लाइट सा पिंक कलर होता है, लेकिन कोबाल्ट +2 थोड़ा सा डार्क पिंक कलर होगा, वो आपको विजिबली पिंक कलर नज़र आ रहा होता है। अगर आप इन दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने में जो कोबाल्ट का पिंक कलर है वो बहुत ही विजिबल होगा, लेकिन मैग्नीज +2 का जो पिंक कलर है वो बिल्कुल फेड हो जाता है, वो गायब हो जाता है, ऑलमोस्ट कलरलेस लगता है मैग्नीज +2 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपके मिक्सर के अंदर कोई डेफिनेट कलर आपको नज़र आ रहा है तो आप उस रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि उसकी आपको सीटी लाजमी करनी होती है, उसको कंफर्म करना होता है। ओके, यहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस दिखाए गए हैं। जिंक +2 की अगर बात करें तो जिंक +2 क्योंकि कलरलेस रेडिकल है तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बिल्कुल कलरलेस बना है। क्रोमियम +3 की अगर बात करें तो आपको बताया गया है कि ये बहुत डार्क ग्रीन या ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से इसका एक्वस सॉल्यूशन भी बहुत डार्क कलर शो कर रहा है, जो कि ब्लैक लग रहा है लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर या ग्रेइश ग्रीन कलर है। अगर आप कंपेयर करें मैग्नीज +2 को और कोबाल्ट +2 को तो दोनों ही पिंक कलर हैं, लेकिन मैग्नीज +2 का पिंक कलर ऑलमोस्ट कलरलेस लग रहा है, लेकिन जो कोबाल्ट +2 का पिंक कलर है वो बहुत विजिबल है। ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से अगर आप आयरन +2 को कंपेयर करें तो Fe+3 ब्राउन कलर शो कर रहा है और Fe+2 जो है वो बहुत ही पेल सा ग्रीन कलर शो कर रहा है। निकल +2 का बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर, जिसे आप एप्पल ग्रीन कलर भी कहते हैं, वो शो कर रहा है, और कॉपर +2 ब्लू कलर शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो है ओडर, यानी कि आपको अपने मिक्सचर को स्मेल करके उसकी ओडर पहचाननी होती है। तो ओडर के लिए आपके पास दो टाइप की ओडर हो सकती है, या तो विनेगर लाइक या फिर अमोनिकल। ठीक है, इसके लिए आप जो मिक्सचर आपको वायल में मिलता है उसको बहुत क्लोज करके स्मेल नहीं करना, उसको आप दूर से भी स्मेल करेंगे तो अगर विनेगर या अमोनिकल स्मेल होगी वो आपको आ जाएगी।
विनेगर की जो स्मेल है वो जो घर में विनेगर यूज़ होता है, सिरका इस्तेमाल होता है, उसकी थोड़ी सी खट्टी सी स्मेल होती है, वैसी इस आपको एसीटेट रेडिकल की स्मेल आ रही होती है, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि इसके अंदर एसीटेट रेडिकल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो अमोनिकल स्मेल है वो बहुत ही पंजेंट होती है, बहुत ही चुभती हुई होती है, तो उसको आपको इसलिए भी थोड़ा सा दूर से स्मेल करना होता है, क्योंकि अगर अमोनियम के कोई सॉल्ट मौजूद होंगे तो उसमें आपको अमोनिकल स्मेल आ रही होगी और वो बहुत ही पंजेंट होती है, इसलिए आप जो है उसको थोड़ा सा दूर से स्मेल करेंगे। ठीक है, तो बस यही दो स्मेल हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई और स्मेल आ रही है तो उसका कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता, या तो आपको विनेगर लाइक स्मेल आएगी एसीटेट रेडिकल की वजह से, या फिर अमोनिकल स्मेल आएगी अमोनियम रेडिकल की वजह से। ठीक है, इसके बाद आप उसकी जो आपका मिक्सचर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे रेडिकल्स इतने श्योर हो जाते हैं कि आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बाद उनकी डायरेक्ट सीटी करके उनको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी टेस्ट है जो आपको परफॉर्म करना होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब आपको ये देखना होता है कि आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल है या नहीं, और HCl डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल है या नहीं, यानी कि आपके पास दो सॉल्वेंट्स हैं, वाटर और डाइल्यूट HCl, जिसके अंदर आपको अपने मिक्सचर की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। किस तरीके से करेंगे? टेस्ट ट्यूब में आपने मिक्सचर लेना है, एक स्पैचुला, और उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डालना है, यानी कि 1/4 आपकी टेस्ट ट्यूब बस वाटर से फिल हो, और फिर उसको आपने अच्छे तरीके से शेक करना है। ठीक है, उसको इतना शेक करें कि वो जितना हद तक डिज़ोल्व हो सके वो हो जाए। शेक करने के बाद आप देखें वाटर के अंदर वो अगर कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, कोई पार्टिकल नहीं बचते, तो वो वाटर सॉल्युबल कहलाएगा। इसी तरीके से HCl भी आप उसी प्रोपोर्शन से डालेंगे, यानी कि मिक्सर लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर 1/4 टेस्ट ट्यूब आपने HCl से फिल कर दी, और फिर उसको आप इसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद देखेंगे अगर वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो गया, क्लियर सोल्यूशन बनता है, कोई पार्टिकल नहीं रह जाता, तो वो HCl सॉल्युबल कहलाएगा। ठीक है, अब कौन से ऐसे रेडिकल्स हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे और कौन से ऐसे रेडिकल्स हैं जो कि HCl के अंदर सॉल्युबल होंगे? जो ऊपर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अमोनियम रेडिकल, पोटेशियम, सोडियम, एसीटेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल रेडिकल्स हैं, यानी कि अगर इनके सॉल्ट्स मौजूद होंगे तो आपका मिक्सचर वाटर सॉल्युबल होगा, कंप्लीटली वाटर में क्लियर सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, इसके अलावा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके जो सॉल्ट्स होंगे वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर मर्करी, लेड एंड सिल्वर। अगर ये मर्करी, लेड और सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ हैं तो फिर वो आपका मिक्सचर जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। अदरवाइज बाकी जो जितने भी पॉजिटिव रेडिकल्स हैं वो अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के साथ मिल रहे हैं तो वो आपके पास वाटर सॉल्युबल मिक्सचर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी अगर आप लेड की बात करें तो लेड क्लोराइड वाटर के अंदर जब आप वाटर को हीट करते हैं या उसको एक्वा सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करते हैं तो लेड क्लोराइड डिजॉल्व हो जाता है। तो लेड क्लोराइड हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, जो रूम टेम्परेचर का वाटर है उसके अंदर लेड क्लोराइड सॉल्युबल नहीं होता। ठीक, अच्छा, इसके अलावा जितने भी सल्फेट के सॉल्ट्स होंगे वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट फॉर बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड लेड, यानी कि बेरियम, स्ट्रोंशियम और लेड अगर सल्फेट के साथ है तो वो वाटर इनसॉल्युबल होंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी सल्फेट के सॉल्ट्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक, तो अगर आपका मिक्सचर वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कोई रेडिकल हो सकता है। HCl सॉल्युबिलिटी के लिए जब आप अपने मिक्सचर के अंदर HCl डालते हैं, डाइल्यूट HCl, और अगर वो क्लियर सॉल्यूशन दे देता है तो फिर आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे जो हमने ऊपर डिस्कस किए, वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स HCl सॉल्युबल भी होंगे। ठीक है, जो सॉल्ट्स वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं वो HCl में भी सॉल्युबल होंगे एक्सेप्ट फॉर मर्करी, लेड एंड सिल्वर, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल इनके नहीं होती, इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होती, तो अगर ये वाटर सॉल्युबल नहीं है तो ये HCl सॉल्युबल भी नहीं है। बाकी जितने भी वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं वो HCl सॉल्युबल भी हैं। इसके अलावा कार्बोनेट के सॉल्ट्स, फॉस्फेट के सॉल्ट्स,
क्रोमेट के और ऑक्जेलेट के, इनके जो सॉल्ट्स हैं ये वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होते लेकिन HCl के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर आपके मिक्सचर में कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी आपको नहीं दे रहे, लेकिन जब आपने HCl में डिसॉल्व किया तो वो HCl में सॉल्युबल हो गए, इसका मतलब वो इनमें से कुछ ऐसे सॉल्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा बिस्मिथ और लेड, ये दो ऐसे रेडिकल्स हैं जो आप सॉल्युबिलिटी से बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं, इतने श्योर हो जाते हैं कि आप इनकी यहाँ से सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बाद डायरेक्ट CT परफॉर्म करते हैं। बिस्मिथ की क्या इंडिकेशन है सॉल्युबिलिटी टेस्ट में, अगर बिस्मिथ मौजूद होगा आपके मिक्सचर में तो वो HCl के अंदर तो सॉल्युबल होगा लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, जब आपने वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी देखी तो वो इनसॉल्युबल आ रहा होगा, लेकिन जब आप HCl में देखते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है। इसका मतलब बिस्मिथ आपके मिक्सचर में हो सकता है, और जब यहाँ से आपको बिस्मिथ की डायरेक्ट CT करके उसको कंफर्म कर लेते हैं। लेड के केस में ये होता है कि लेड वाटर के अंदर, हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है लेकिन HCl के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, हॉट वाटर में लेड सॉल्युबल हो जाएगा और HCl में सॉल्युबल नहीं होता। यहाँ से आप लेड की डायरेक्ट CT करके उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है उससे बिस्मिथ और लेड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, बिस्मिथ और लेड की यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है सॉल्युबिलिटी टेस्ट की। लेड हॉट वाटर में बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन दे रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, कोई पार्टिकल इसमें नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको HCl में डिसॉल्व करते हैं तो वो HCl में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है लेड क्लोराइड की शक्ल में और आपको डेंस वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि लेड आपके मिक्सचर में मौजूद है और फिर आप इसकी CT कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर हम बात कर रहे हैं बिस्मिथ की, तो बिस्मिथ का ये वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन है जो कि इनसॉल्युबिलिटी दे रहा है। ठीक है, वाटर के अंदर आपने सॉल्यूशन बनाया बिस्मिथ का और वो आपको इनसॉल्युबिलिटी दे रहा है, यानी कि प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसके बरक्स अगर आपने इसको HCl में डिसॉल्व किया तो HCl में बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन दे रहा है। इसी HCl सॉल्यूशन के अंदर अगर आप वाटर डालते हैं तो वो दोबारा आपको प्रेसिपिटेट दे देता है। ठीक है, यानी कि बिस्मिथ का आपने एक टेस्ट ट्यूब, बिस्मिथ का मिक्सचर लेके आपने एक टेस्ट ट्यूब में जब वाटर डाला तो वो आपको ये कंडीशन दे रहा है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने बिस्मिथ का मिक्सचर लेके इसके अंदर HCl डाला तो वो आपको ये कंडीशन दे रहा है। और इसी सेकेंड टेस्ट ट्यूब में अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब की माउथ के ऊपर तक वाटर डाल देते हैं तो आपको प्रेसिपिटेट नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर की वजह से बिस्मिथ दोबारा इनसॉल्युबिलिटी दे रहा होता है। ओके, जो नेक्स्ट आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है दैट इज़ फ्लेम टेस्ट, और ये फ्लेम टेस्ट किया जाता है 5th ग्रुप के रेडिकल्स के लिए जिसके अंदर कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम शामिल हैं। क्योंकि ये कलरलेस रेडिकल्स होते हैं तो अगर ये आपके मिक्सर में मौजूद हैं तो आप फ्लेम टेस्ट के ज़रिए इनको डिटरमाइन कर सकते हैं, इनकी हिंट आपको फ्लेम टेस्ट से मिल जाती है। फ्लेम टेस्ट आपकी पूरी मिक्सचर एनालिसिस में 2 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेप जब आप प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त भी आप फ्लेम टेस्ट कर सकते हैं, और जब आप 5th ग्रुप का टेस्ट कर रहे होते हैं और आपको ग्रुप टेस्ट के बाद वाइट रेजिड्यूज मिलते हैं उसके बाद भी आप फ्लेम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फ्लेम टेस्ट है उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम फ्लेम के साथ पर्टिकुलर कलर देते हैं। ठीक है, जब आप उनको फ्लेम पे बर्न करेंगे तो वो फ्लेम का कलर चेंज कर देते हैं, और वो जो पर्टिकुलर कलर है वो डिफरेंट रेडिकल के लिए डिफरेंट होता है, उस कलर से आप पहचान सकते हैं। सही, फ्लेम टेस्ट किया किस तरीके से जाता है, आप एक ग्लास रॉड लेंगे जो कि बिल्कुल क्लीन और ड्राई होनी चाहिए, और उस ग्लास रॉड की जो ग्लास वाली साइड है, एक तो रबर वाली साइड होती है, रबर वाली साइड नहीं, जो ग्लास वाली साइड है उसको डिप करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में आपने ग्लास रॉड की जो ग्लास वाली साइड है वो डिप की, और उस वेट साइड को फिर आप डालते हैं मिक्सचर के अंदर जो आपके वाइल में मौजूद होता है, या फिर जो वाइड रेजिड्यूज आपको 5th ग्रुप में ग्रुप टेस्ट के बाद मिलते हैं। ये आपको ग्रुप टेस्ट के बाद कैसे मिलेंगे, जब आपको 5th ग्रुप का डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा, बेसिक रेडिकल्स का डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा, उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये वाइड रेजिड्यूज आपको 5th ग्रुप के ग्रुप टेस्ट में कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो या तो आप ग्रुप टेस्ट में वाइड रेजिड्यूज के अंदर डिप करते हैं ग्लास रॉड को, या फिर डायरेक्टली मिक्सचर के अंदर डिप करते हैं, तो जो ग्लास रॉड की टिप होती है उस पर मिक्सचर या वाइड रेजिड्यूज लग जाते हैं, और फिर आपका जो फ्लेम ब्लू कलर का फ्लेम होता है
उसके ऊपर आप उस ग्लास रॉड को लेके जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पहले आपने ग्लास रॉड को HCl में डिप किया, उसके बाद फिर मिक्सचर या वाइट रेजिड्यूज के अंदर डिप किया और ग्लास रॉड की टिप को ब्लू फ्लेम के ऊपर टेस्ट किया। ठीक है, इसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका बर्नर है उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि जो फ्लेम उसमें निकल रही हो ब्लू हो। जब आप अपना मिक्सचर लेके जाते हैं फ्लेम में, तो ये 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन हो सकती है। अगर कैल्शियम होगा आपके मिक्सचर में, तो जो ब्लू कलर का फ्लेम है वो ब्रिक रेड या ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इससे ही बता सकते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। अगर तो बेरियम मौजूद होगा तो जो ब्लू कलर का फ्लेम है वो पेल ग्रीन होगा। पेल ग्रीन का मतलब इतना लाइट ग्रीन होता है कि समटाइम्स इसको डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। तो अगर आपका ब्लू कलर का फ्लेम ब्लू ही रहता है, इसका मतलब बेरियम मौजूद है। अगर उसके अंदर कोई और कलर चेंज नहीं आ रहा, तो आप इसमें बेरियम की इंडिकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइट सा ग्रीन होता है। ब्लू कलर के अंदर वो लाइट ग्रीन कलर फील नहीं होता। लेकिन स्ट्रॉन्शियम बहुत अच्छा कलर देता है, क्रिम्सन रेड कलर, जिसे आप डार्क रेड भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ब्लू कलर का जो फ्लेम है वो क्रिम्सन रेड या डार्क कलर का फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे आपको स्ट्रॉन्शियम की कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर तो आप मिक्सचर से ये टेस्ट कर रहे हैं, फ्लेम टेस्ट, ये जो आप प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, उसमें अगर जब आप फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं तो मिक्सचर से डायरेक्टली मिक्सचर से ये टेस्ट सिर्फ स्ट्रॉन्शियम के लिए अच्छा आता है। ठीक है, कैल्शियम और बेरियम के लिए इतना अच्छा कलर चेंज डायरेक्टली मिक्सचर से नहीं आएगा। कैल्शियम और बेरियम के अंदर अगर आप कलर चेंज देखना चाह रहे हैं फ्लेम का, तो वो आपको वाइट रेजिड्यूज, जो कि ग्रुप 5 के वाइट रेजिड्यूज हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा विजिबल कलर चेंज आता है। लेकिन डायरेक्टली मिक्सचर से सिर्फ स्ट्रॉन्शियम का अच्छा कलर चेंज आता है फ्लेम का। ठीक है, तो जब आप प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं तो फ्लेम टेस्ट ज़्यादातर स्ट्रॉन्शियम के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्शियम की अच्छी इंडिकेशन देता है। ठीक है, अच्छा, फ्लेम टेस्ट में जब आप ग्लास रॉड को HCl कॉन्सेंट्रेट HCl में डिप कर रहे हैं, तो वो इसलिए डिप कर रहे हैं कि ये जो कि कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम है, जब आप HCl के साथ इनको रिएक्ट करवाते हैं तो वो कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन मेटल्स के जो क्लोराइड हैं वो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। वॉलेटाइल नेचर का मतलब जब आप इनको फ्लेम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैसेस में कन्वर्ट होने की वजह से वो उस फ्लेम का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी ग्लास रॉड को कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिप करते हैं, ताकि आपके जो कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएं और फिर वो वॉलेटाइल हो जाएं, जिसकी वजह से वो आसानी से गैसेस में कन्वर्ट होके फ्लेम का कलर चेंज दे सके। ओके, जो लास्ट आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है दैट इज ड्राई टेस्ट, और ये किया जाता है अमोनियम रेडिकल के लिए और नाइट्रेट के लिए। अमोनियम बेसिक रेडिकल है, नाइट्रेट एसिडिक रेडिकल है। ड्राई टेस्ट आपको कंपलसरी करना होता है, क्योंकि अगर अमोनियम आपके मिक्सचर में मौजूद है तो वो सिर्फ ड्राई टेस्ट से ही डिटरमाइन भी होता है और कंफर्म भी होता है, यानी कि अमोनियम का कंफर्मेशन टेस्ट भी ड्राई टेस्ट के अंदर ही है। ठीक है, तो आपको मैंडेटरी है कि आप हर मिक्सचर में ड्राई टेस्ट करें फॉर अमोनियम। ठीक है, और नाइट्रेट के लिए आप ड्राई टेस्ट से नाइट्रेट की हिंट हासिल करते हैं, और अगर यहाँ पे आपको कुछ हिंट मिलती है तो फिर आप नाइट्रेट के ग्रुप में जाकर उसका ग्रुप टेस्ट भी करते हैं और फिर उसका जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो भी करते हैं। ठीक है, ड्राई टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होगी वो वॉश और ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, वॉश और ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आप मिक्सचर लेते हैं डायरेक्टली, एक स्पैचुला या 2 स्पैचुला, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो आपको बना हुआ मिलता है वो थोड़ा सा ऐड करते हैं और उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। ठीक है, स्ट्रांगली हीट करने का मतलब ये कि उसमें से जब गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाए उस वक्त तक इसको हीट करें। ठीक है, गैस क्योंकि कलरलेस गैस होती है, वो अमोनिया गैस होगी, तो जब वो गैस के फ्यूम्स आपको निकलते हुए नज़र आए तब आप उस गैस का नेचर चेक करते हैं कि वो बेसिक नेचर की है या नहीं। अगर वो अमोनिया गैस होगी तो वो बेसिक नेचर की होगी, और उसके लिए आप रेड लिटमस पेपर लेते हैं जो कि पहले से मॉइस्ट होना चाहिए, यानी कि रेड लिटमस पेपर के ऊपर आप 1-2 ड्रॉप वाटर के ऐड करके और फिर उसको टेस्ट ट्यूब की माउथ के करीब लेके जाते हैं। माउथ से टच नहीं करते, सिर्फ उसके करीब लेके जाते हैं, क्योंकि आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है जो कि बेसिक नेचर का होता है। अगर तो आप इस लिटमस पेपर को माउथ से टच कर देंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ब्लू हो रहा होगा, तो आपने टच नहीं करना, आपने सिर्फ लिटमस पेपर को
टेस्ट ट्यूब के माउथ के करीब लेके जाना है। टेस्ट ट्यूब में से जो गैस इवॉल्व हो रही है वो उस लिटमस पेपर को अगर ब्लू कर रही है, इसका मतलब वो अमोनिया गैस है और यहाँ से आपके पास अमोनियम कंफर्म हो जाता है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए आप एक ग्लास रॉड लेते हैं और उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डिप करके उसको भी उसी टेस्ट ट्यूब की माउथ के करीब लेके जाते हैं। अगर वो अमोनिया गैस होगी तो वो इस HCl से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, डेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी आपके पास अमोनियम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अमोनियम है वो कंफर्म हो जाता है। दूसरा जो रेडिकल है वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट का जो ड्राई टेस्ट है वो अमोनियम के बाद किया जाता है। अगर तो अमोनियम आपके पास मौजूद है तो फिर आप नाइट्रेट का ड्राई टेस्ट यहाँ पे स्किप कर देते हैं और नाइट्रेट को ग्रुप में जाके ग्रुप टेस्ट करके और CT करके डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अमोनियम एब्सेंट है तो फिर आप नाइट्रेट के लिए ड्राई टेस्ट करते हैं, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि नाइट्रेट का भी जब आप ड्राई टेस्ट करते हैं तो उससे भी अमोनिया गैस निकलती है और आप उसको टेस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अमोनियम मौजूद है, अमोनियम की पहले आप अमोनिया गैस सारी इवॉल्व कराएंगे, उसे ख़त्म करवाएंगे, उसके बाद फिर आप उसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर डालेंगे ताकि नाइट्रेट की वजह से अमोनिया गैस इवॉल्व हो और फिर आप उसको टेस्ट करें, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। अमोनियम का क्योंकि कोई ग्रुप टेस्ट या CT नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो आपको जब बेसिक रेडिकल का डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा उसमें आपको बता देंगे कि अमोनियम को आप ग्रुप टेस्ट में और CT करके क्यों नहीं डिटरमाइन करते और यहीं पे क्यों कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अमोनियम का तो ड्राई टेस्ट करना लाजमी है अगर तो वो मौजूद हो तो। लेकिन नाइट्रेट का अगर आप ड्राई टेस्ट यहाँ पे स्किप भी करते हैं तो आपके पास नाइट्रेट का ग्रुप मौजूद है। तो नाइट्रेट के ड्राई टेस्ट के लिए आप वो जो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपने मिक्सचर और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के स्ट्रांगली हीट किया था, अगर तो अमोनियम एब्सेंट है तो आप उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर डालते हैं और एल्यूमिनियम पाउडर डालने के बाद उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। अब जो गैस इवॉल्व हो रही है अगर वो अमोनिया गैस है तो वो नाइट्रेट की वजह से है, और आप उसको वैसे ही रेड लिटमस पेपर जो कि पहले से मॉइस्ट होगा उससे चेक करते हैं। अगर तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रेट मौजूद हो सकता है। इससे आपको यहाँ पे हिंट मिल जाती है, फिर आप नाइट्रेट के ग्रुप में जाके और उसको कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट थे। ये सारे के सारे आपको टेस्ट लाजमी परफॉर्म करने हैं हर मिक्सचर के लिए। जो भी आपको मिक्सचर मिलेगा उसके अंदर सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हर प्रिलिमिनरी टेस्ट का अपना मकसद है और अपना एडवांटेज है। उससे आपको हिंट्स मिलती हैं, कुछ रेडिकल वहीं से आपको कंफर्म हो जाते हैं, कुछ रेडिकल्स की आपको हिंट मिल जाती है। तो फिर आगे जब आप सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं, ग्रुप वाइज एनालिसिस करते हैं, उसमें आपको आसानी हो जाती है।